नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया गया था। ग्लोबल एमपीआई 2021 के अनुसार भारत की रैंक 109 देशों में 66वें स्थान पर है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है या अपराधों को परिभाषित करती है और लगभग सभी प्रकार के आपराधिक और कार्रवाई योग्य गलतियों के लिए दंड प्रदान करती है। 2. भारतीय दंड संहिता आईपीसी प्रक्रियात्मक कानून है जो दंड कानूनों के तहत दंड के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही आंसर बताना है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। इसकी व्याख्या भी दी गई है, आप लोग इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। प्रश्न 3, एमएसएमई भारत में सबसे बड़ा रोजगार सृजित क्षेत्र है। भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई का 40% योगदान है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कृषि विस्तार सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि विस्तार सेवा से तात्पर्य किसानों को कृषि उत्पादकता और उत्पादन में सहायता के लिए प्रदान की गई सलाह, ज्ञान और जानकारी से है। भारत में लगभग 70 केवी के कृषि विज्ञान केंद्र हैं। निम्नलिखित में से आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। भारत श्रीलंका संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2020 में भारत श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जिसका द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार लगभग 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे बड़े योगदानकर्ता में से एक है। 2005 से 2019 तक भारत से एफडीआई लगभग 1.7 बिलियन डॉलर था। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या दी हुई है, आप लोग यहाँ से इसकी व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न 6, हाल ही में मानव रक्त में निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक पाया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन है पीटी, बीपीए, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, स्टायरीन के पॉलीमर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि आपका 1 और 3 और फिर 5। ये हमारे मानव रक्त में प्लास्टिक पाया गया है। ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन सस्टेनिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स रिपोर्ट जारी करता है? ए, विश्व व्यापार संगठन, बी, विश्व बैंक, सी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या फिर डी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट
बैंक। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 5G प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में निम्नलिखित पर विचार करें। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, संवर्धित और आभासी वास्तविकता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्वायत्त वाहन। आपको इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 3 और 4। ये आपका सही ऑप्शन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंबल नदी उत्तरी भारत में स्थित है और 3 भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से प्रदेश बताए गए हैं और क्या इनमें से कोई प्रदेश पश्चिमी भारत में पाया जाता है। इस अनुसार आपको जो है ऑप्शन चुनने में आसानी रहेगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में बाईं ओर बनास और मेज और दाईं ओर पार्वती, काली सिंध और शिप्रा नदियां शामिल हैं। 3, यह पुरानी बिंद श्रेणी में निकलती है और उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। यह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर आते हैं। हाल ही में गिलबर्ट एफ होंगबो को निम्नलिखित में से किस संगठन का महानिदेशक चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में गिलबर्ट एफ होंगबो को उसका महानिदेशक चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सुर्खियों में रहे मिकिर पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है। असत्य बताना, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, असत्य। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली यही चीज़ है, नहीं तो आप सत्य को सत्य और असत्य को सत्य कर जाएंगे। ऑप्शन है मिकिर पहाड़ियाँ असम की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है। ये कार्बी ऑंगलोंग पठार का हिस्सा है जो असम का सबसे पुराना स्थलाकृति है। डी, इनमें से सबसे ऊंची चोटी फोंग पुई है। डी, इन पहाड़ियों में मिकिर जनजाति के लोग रहते हैं। तो इसमें आपको असत्य बताना है, तो इसका असत्य हो जाएगा सी, यानी कि इनमें से सबसे ऊंची चोटी फोंग पुई है। प्रश्न नंबर 12, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लंबाई के हिसाब से यह चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। इसका निर्माण राणा सांगा द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1 और 2। इसका ऑप्शन इसमें व्याख्या दी गई है कि कुंभलगढ़ में एक 36 किलोमीटर लंबी दीवार मौजूद है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में कराया था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1905 को लंदन में की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक सदस्य थे। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। इस संगठन की सदस्यता भारतीय और ब्रिटिश दोनों ले सकते थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इस संगठन की
आपको इसमें भी असत्य बताना था, यानी कि इसकी सदस्यता ब्रिटिश लोग नहीं ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्रेडिट गारंटी योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना के तहत केवल नए उद्यम बैंकों से ऋण लेने के लिए पात्र हैं। सरकार और सिडबी द्वारा समान आधार पर ऋण गारंटी स्कीमों के कोष में योगदान दिया जा रहा है। तो ऑप्शन इसको आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि आपको इसमें भी गलत बताना था। और इसमें दो चीज़ें ध्यान देनी इस क्वेश्चन में, एक तो गलत बताना है आपको, दूसरा यहाँ पर इस ऑप्शन में केवल दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बायोरॉक प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? बीआरओ को तेज गति से सड़कें बनाने में मदद करने के लिए, तेज गति से चट्टानों का निर्माण करने के लिए, कोरल सहायता करने वाली प्रौद्योगिकी, विभिन्न चट्टानों का अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञानियों की सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी, या फिर चट्टानों को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी जिसका उपयोग तटीय कटाव से समुद्री तटों की रक्षा के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि तेज गति से चट्टानों का निर्माण करने के लिए और कोरल की सहायता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। गहरे महासागर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मिशन की लागत 5 साल की अवधि में 14,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस बहुसंस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा। मिशन में मुख्य रूप से 6 घटक हैं और यह भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहलों का समर्थन करता है। इसका आपको सही उत्तर का बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 3। अब आपको एक कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बताना है कमेंट करके कि ये ब्लू इकोनॉमी क्या है, इसको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस उत्सव का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसकी शुरुआत देश को समृद्ध करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। हाल ही में जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर असत्य बताना है। ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बी, रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन का इरबिड दुनिया का सबसे शांत शहर है। सी, इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। डी, इस रिपोर्ट में कुल 61 शहरों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि इसके अनुसार मुताबिक उत्तर प्रदेश का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर मुरादाबाद है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में 94वां अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि कोडा फिल्म को 94वां अकादमी पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है? ए, यूरोपीय ऊर्जा आयोग। बी, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो। या सी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। या फिर डी, विश्व बैंक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका
डी यानी कि विश्व बैंक ने वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 21, फोर्स मेजोर शब्द का उपयोग सबसे उचित रूप में किसमें किया जाता है? विधायी प्रक्रिया में, पार्टियों के बीच अनुबंध में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, या फिर क्रिप्टो करेंसी में। तो इसका सही ऑप्शन है पार्टियों के बीच अनुबंध में, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक अंतरिम व्यापार समझौता दो व्यापारिक भागीदारों के बीच एक FTA, CECA, CEPA का आधार है। मुक्त व्यापार समझौते एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय समेकन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अनुसूचित बैंकों के ऋण वितरण तंत्र में सुधार के लिए सरकार का एजेंडा है। घाटे और ऋण को पाटने के लिए सरकारों द्वारा शुरू की गई नीतियां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विनिवेश करने के लिए सरकारों द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम, या फिर डी, अनुसूचित बैंक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से ऋण की वसूली के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। तो इसका सबसे सही ऑप्शन होगा आपका बी, यानी घाटे के ऋण को पाटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियां। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। कॉस्मिक डॉन जो हाल ही में सुर्खियों में रहा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉस्मिक डॉन का समय हमारे ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था का था, जब पहली बार तारे और आकाशगंगाएं अस्तित्व में आई थीं। भारतीय शोधकर्ताओं ने कॉस्मिक डॉन ब्रह्मांड का उद्भव से एक रेडियो तरंग सिग्नल की खोज के दहलिया दावे का निर्णायक रूप से खंडन किया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25, यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरिया के विद्युत अपघटन की मदद से ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली को तैयार किया है। यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस कम लागत वाले हाइड्रोजन उत्पादन के साथ यूरिया आधारित अपशिष्ट उपचार की दिशा में सहायक है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन 26, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किस संस्था के सहयोग से किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, अनिवार्यता का सिद्धांत किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, राज्यपाल की शक्ति से, या फिर डी, सभी से। तो इसका सही ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PMFBY योजना सभी किसानों के लिए 100% स्वैच्छिक है। केंद्रीय सब्सिडी की कोई सीमा नहीं है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक। इसकी व्याख्या भी दी गई है, इसको आप एक बार देख लीजिए। पूरी तरह से स्वैच्छिक है, 100% स्वैच्छिक है। असिंचित फसलों के लिए 30% और सिंचित फसलों के लिए 25% तक प्रीमियम की सब्सिडी प्रदान की जाती है। राज्यों के लिए लचीलापन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, कौन सा गार्डन? ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है
जम्मू कश्मीर। इसका व्याख्या दी गई है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है इसमें, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इसके अनुसार, इसके नियम के मुताबिक बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर 2 लाख रुपए तक की धनराशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जा। इसका व्याख्या दी गई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ सकते हैं एक बार। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31, समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये मौजूदा वक्त में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन 2 पर आते। हाल ही में उत्तराखंड की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के बारे में कानून लागू लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगर उत्तराखंड में कानून बनाकर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2, 3 सभी। डॉल्फिन जीव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन उत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है। IUCN की रेड लिस्ट में गंगा डॉल्फिन को संकटापन्न प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में चर्चा में रहा सोलोमन द्वीप। आपको ध्यान रखना है कि सोलोमन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 34, 3D मुद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। 3D प्रिंटिंग में एक 3D प्रिंटर एक CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन फाइल से त्रि-आयामी ऑब्जेक्ट बनाता है। 3D प्रिंटिंग हमें पारंपरिक विनिर्माण विधियों की तुलना में कम सामग्री का उपयोग करके जटिल प्रकार का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। इसकी व्याख्या दी गई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बेसल मानदंडों का उद्देश्य अधिकांश बैंकिंग गतिविधियों को बनाना है, जैसे कि उनकी ट्रेडिंग बुक गतिविधियों को अधिक पूंजी गहन बनाना। 2, जून 2010 में शुरू किए गए बेसल थर्ड मानदंडों ने वित्तीय क्षेत्र में पहली बार परिचालन जोखिम की अवधारणा को बताया है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। इसकी व्याख्या दी गई है, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि जून 2005 में 4 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा बेसल सेकंड समझौता व्यक्त किया गया था, जिसने वित्तीय क्षेत्र के शब्दकोश में पहली बार परिचालन जोखिम को अवधारणाओं को बताया था। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। शिखर सम्मेलन का फोकस स्मार्ट शहरों, अंतरिक्ष उद्योग 4.0 और उन्नत इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रेसिजन मेडिसिन आदि को बनाना होगा, तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसकी व्याख्या है जो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में, यानी कि CII
ने डीएसटी प्लस डीएसटी के साथ मिलकर 23 और 24 फरवरी को CIA प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 28वां संस्करण आयोजित की मेजबानी में आयोजित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ERD टेक्नोलॉजी जो कि सुर्खियों में है किससे संबंधित है? वेस्ट मैनेजमेंट से, फॉरेस्ट फायर नियंत्रण से, प्राकृतिक आपदा पहचान से या फिर ऑयल ड्रिलिंग से? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ऑयल ड्रिलिंग से। इसका व्याख्या दी गई है, आप इसकी व्याख्या का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए कि क्या आंसर सही है। ERD का मतलब एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनिवार्य मंजूरी से छूट दी जाए अथवा नहीं। इस मामले में पर्यावरण मंत्रालय ने ERD टेक्नोलॉजी के प्रभाव पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स से एक रिपोर्ट मांगी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। सॉफिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सॉफिश मछली भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक शेड्यूल वन जीव घोषित है। इसे कारपेंटर शार्क के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसके अंगों की अवैध तस्करी जारी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और तीनों। इसकी व्याख्या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR कौशल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में स्नैप इंक के साथ स्नैप इंक के साथ किसने समझौता किया है? अटल इनोवेशन मिशन ने। और किसका बढ़ावा देने के लिए? ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR को बढ़ावा देने के लिए। स्नैप इंक आपको बताना है कि किस देश की कंपनी है, तो ये जो है आपकी अमेरिका की कंपनी है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से स्त्री मनोरक्षा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। स्त्री मनोरक्षा परियोजना के तहत देश भर में 10,000 वन स्टॉप केंद्रों के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका सही ऑप्शन है केवल 1, यानी भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय स्त्री परिरक्षा परियोजना को शुभारंभ करने वाला संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 41, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वाणिज्यिक उर्वरकों में बिग 3 प्राथमिक पोषक तत्व है। भारतीय मिट्टी की परिस्थितियों में उपयुक्त NPK अनुपात 4:2:1 बताया गया है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। आपको बता दें NPK का अनुपात 1:2:2 रखा गया है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 42, भारत के पास विश्व के मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4% है। जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए मुख्य रूप कदम से केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। भारत में दुनिया की आबादी का लगभग 16 से 17% है और इसके पास केवल पानी विश्व की आबादी का 4% है। यानी जल राज्य विषय होने का जल संसाधनों का संवर्धन और संरक्षण का कदम राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाता है, ना कि केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं।
रूस तेल का सबसे बड़ा निर्यातक और दुनिया में गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है। रूस देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक और दुनिया में गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है। सऊदी अरब पिछले कुछ वर्षों से भारत का तेल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक। इसके यानी कि रूस तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक और दुनिया में गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है। इराक पिछले कुछ वर्षों से भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता रहा है। ठीक है, कौन सा रहा है? इराक, ना कि ईरान। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से हाल ही में किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? कोलकाता, गंगटोक, गुवाहाटी, कोहिमा, या फिर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कोलकाता, यानी कि ए। इसकी व्याख्या भी दी गई है साथ में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्षय रोग अथवा तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस टीबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है। यह एक संक्रामक रोग है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। सी, हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। डी, विश्व क्षय रोग दिवस 2022 की थीम है टीबी हारेगा और देश जीतेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ये आपका सही आंसर होगा। तो आपको देखना है इस बार की थीम है, थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं। इस बार की थीम ये है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में सुर्खियों में रहे सुजलम 2.0 अभियान का क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य कारणों से पर्याप्त जल सेवन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसका इस्तेमाल खेती के लिए करना, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकिल कर उसका सदुपयोग करना, डी, पानी पीने योग्य पानी में खनिज की मात्रा को बढ़ावा देना। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकिल कर उसका सदुपयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अगर लोकसभा का कोई सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिनों के भीतर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। नंबर 2, इसी तरह अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य रहते हुए राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिनों के भीतर एक सदन से इस्तीफा देना होता है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत उन 13 देशों में शामिल नहीं है जो आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक हैं। आर्कटिक परिषद एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी मंच है जो आर्कटिक सरकारों और क्षेत्र के स्थानीय लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करता है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल एक। आर्कटिक परिषद में कौन कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, भारत इसमें शामिल है कि नहीं है, इसकी व्याख्या के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय पंचामृत प्रतिज्ञाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 2030 तक अब से कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन तक कम कर देगा। भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करेगा। वर्ष 2070 तक भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले गया। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। आप व्याख्या के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुभाष पालेकर ने इसे 1990 के दशक में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त विदर्भ क्षेत्र में विकसित किया था। शून्य बजट अवधारणा के अनुसार किसानों को उर्वरकों और अन्य कृषि उत्पादनों पर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। JBNF के 4 स्तंभ जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग और वाष्पा हैं। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या के लिए आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले। COP26 के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 1000 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के पास विश्व में चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता और 5वीं सबसे बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता है। भारत 709.68 गीगावाट की वैश्विक संचयी क्षमता में लगभग 15% का योगदान देता है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। इसकी व्याख्या है कि भारत COP26 के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों में से स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित क्षमता, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि 2030 तक जो लक्ष्य है वो है 500 गीगावाट। और सौर ऊर्जा वृद्धि परियोजनाओं में देश 5वें स्थान पर है। वैश्विक संचयी क्षमता में इसकी हिस्सेदारी 6.5% है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 52, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधेयक व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है तथा उसी उद्देश्य के लिए एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है। यह नचिकेता मोर समिति की सिफारिश पर आधारित है। इसे संसद ने पारित कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी कि केवल 1। इससे जो है नचिकेता मोर समिति नहीं, BN कृष्णा समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो रोम संविधि 1998 द्वारा शासित है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ICC के पक्षकार हैं। ICC का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2 और 3। इसमें कुल 123 देश हैं, ICC के पक्षकार हैं। 33 अफ्रीकी देश, 19 एशिया प्रशांत क्षेत्र से और 18 पूर्वी यूरोप से, जबकि 28 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन राज्यों से हैं। पश्चिमी यूरोप अन्य राज्यों से 25 देश हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 54, हाथी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 1992 में जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में कृषि भंडारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजी एजेंसियां भारत की कुल कृषि भंडारण क्षमता के सबसे बड़े हिस्से का उपयोग करती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भंडारण निगम भी स्थापित किए गए हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसकी व्याख्या के लिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध शून्य उत्सर्जन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका मतलब है कि उत्सर्जित होने वाले कार्बन की मात्रा वायुमंडल से अवशोषित होने वाले कार्बन की मात्रा के बराबर है। यह तब हासिल किया जाएगा जब मानव गतिविधि ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं बनती है। सी, यह ग्रीन हाउस गैसों के सभी स्रोतों को उनके संचालन से समाप्त करता है। डी, या उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए खाते में ऑफसेट खरीदने तक सीमित है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि यह तब हासिल किया जाएगा जब मानव गतिविधि ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 57, ब्लैक स्वान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? अप्रत्याशित हैं और भारी प्रभाव को यादृच्छिक घटनाएं हैं। ये घटनाएं व्यापार व राजनीति, शेयर बाजारों आदि में हो सकती हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि काले हंस यानी ब्लैक स्वान जो भारी प्रभाव की यादृच्छिक घटना है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 58, हंगरी फॉर कार्गो पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व बैंक और भारतीय रेलवे की एक संयुक्त पहल है, जिसके तहत विश्व बैंक भारतीय रेलवे को 50-50 की हिस्सेदारी के साथ धन प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य नई वस्तुओं को लाकर मौजूदा और नए क्षेत्रों में नए कार्गो अवसरों की पहचान करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि केवल 2। व्याख्या के लिए आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। यह रेलवे की परियोजना है और रेलवे माल ढुलाई के राजस्व को बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर ये शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में सुर्खियों में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो जेंडर संवाद ये जो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि ऑप्शन ए के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में माई ईवी नाम से एक पोर्टल जारी किया गया? तो ये जो है सी ऑप्शन, दिल्ली सरकार द्वारा माई ईवी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में सुर्खियों में रहे पैलेडियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रूस पैलेडियम का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में रूस पर प्रतिबंध लगाने से सेमीकंडक्टर चिप की आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ए और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आधार या आरक्षित धन के घटक हैं? परिसंचरण में मुद्रा, आरबीआई के साथ बैंकरों की जमा राशि, 3 बैंकिंग प्रणाली के साथ वर्तमान जमा, 4 मांग देनदारियां बैंकिंग प्रणाली के साथ बचत जमा का हिस्सा, और 5 आरबीआई के साथ अन्य जमा। इसका ऑप्शन है सही आपका सी, यानी कि 1 और 2 और 5। व्याख्या के लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 63, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश बना रहा। पीएम गति शक्ति लॉजिस्टिक तालमेल के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करके निर्यात को बढ़ावा देगी। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं, और इसका आप व्याख्या भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सामूहिक उद्यमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सामूहिक उद्यम मूल्य चालित, सदस्य नियंत्रित और लोकतांत्रिक रूप से शासित उद्यम हैं। सामूहिक उद्यम भारत में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 65, OTT प्लेटफार्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। OTT एक ऐसी सेवाएं हैं जो दर्शकों को फिल्मों, टीवी शो और अन्य मीडिया तक सीधे इंटरनेट के माध्यम से केबल या सैटेलाइट सिस्टम को दरकिनार कर देती हैं। 2, कोविड-19 महामारी ने भारत में OTT प्लेटफार्म के तेजी से विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में टच सेंसर प्रौद्योगिकी का विकास किस बीमारी को रोकने में कारगर हो सकता है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि कोरोना वायरस को रोकने में ये सक्षम है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 89वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 68, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से वानिकी पहलों फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव के माध्यम से कितनी प्रमुख नदियों को कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हाल ही में जारी की है? इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि 13 प्रमुख नदियों के लिए हमारा फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पिछले 30 वर्षों में तैयार की जाने वाली पहली शिक्षा नीति है। यह समग्र प्रगति कार्ड के माध्यम से समग्र शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा विश्व आर्थिक मंच आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करती है। आपको इसमें बताना है कि भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक कितनी है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 गंगा भागीरथी हुगली नदी, MW2 ब्रह्मपुत्र नदी, MW3 कृष्णा और गोदावरी नदी, NW4 पश्चिमी तट नहर, चंपाकारा नहर और उद्योग नहर। इनमें से जो सही मिले हुए हैं उसका आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 1 और 2 ये दोनों सही ऑप्शन हैं, बाकी ये नीचे वाले दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 72, स्वरोजगार योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह योजना पहचान किए गए मैला ढोने वाले को 4 लाख रुपए की एक मुफ्त नगद सहायता प्रदान करती है। इसका ऑप्शन है आपका डी, यानी कि दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कोचरब आश्रम जिसका संबंध महात्मा गांधी से था किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है इसका ऑप्शन है बी, यानी अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, स्वदेश दर्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना के तहत भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बौद्ध विषय वस्तु सहित 13 विषयगत सर्किटों के लिए 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नंबर 2, स्वदेश दर्शन योजना विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1997 में भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए ट्राई अधिनियम लागू किया गया। ट्राई न्याय निर्णय तथा विवाद दायित्वों को लेने के लिए दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीली ट्रिब्यूनल
की स्थापना करते हुए उसे वर्ष 2000 में संशोधित किया गया है। इससे क्वेश्चन ऑप्शन इसका है सही बी, यानी कि केवल 2। कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय कोष IFD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IFAD एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। 1977 में बनाया गया था, जो 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन का परिणाम है। विश्व व्यापार संगठन के साथ अपने विवाद के कारण भारत ने IFAD की सदस्यता का त्याग कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 76 इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 और 3। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1977 में IFAD की स्थापना हुई थी और इसके 177 सदस्य देश हैं। भारत भी इसमें शामिल है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी भी है। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। कृषि के नारीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल मुख्य महिला कृषकों श्रमिकों में से 55% खेतिहर मजदूर थीं और 24% खेती करती थीं। परिचालन जोत का केवल 12.8% महिलाओं के स्वामित्व में था और सीमांत और छोटी जोत श्रेणियों में महिलाओं द्वारा परिचालन का संकेंद्रण है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। अब आपको इसकी व्याख्या में आते हैं। परिचालन जोत का 12.8% महिलाओं के स्वामित्व में है। ठीक है। और 24% खेती करने वाली महिलाएं हैं, जबकि 55% खेतीहर मजदूर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय रेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि रेलवे केंद्रीय बजट 2022 में लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित आंकड़ों की तुलना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले एक दशक में विभिन्न सरकारी प्रयासों के कारण रेलवे के परिचालन अनुपात में पिछले 5 वर्षों में लगातार गिरावट आई है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1। इसकी व्याख्या में यही बताया गया कि केंद्रीय बजट 2022 में सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए रेलवे को आवंटित किए गए हैं, जो कि 20,311 करोड़ रुपए अधिक है। क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में सुर्खियों में रही रोजा बोनहेर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि ये फ्रांसीसी चित्रकार हैं और इनका 16 मार्च को गूगल ने इनका 200वां जन्मदिवस मनाया। इनका जन्म 16 मार्च 1822 में फ्रांस के बोर्डो में हुआ था। यह एक पशु चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री श्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि त्रिपुरा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ये चाय बागान श्रमिकों में से 75% महिलाएं होती हैं, उनके लिए ये योजना लागू की गई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में सुर्खियों में रहे गैलियम नाइट्राइड क्या है?
गैलियम नाइट्राइड परितंत्र सक्षम केंद्र और इनक्यूबेटर सुविधा के निम्नलिखित संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी सहयोग है। ई वाहनों और वायरलेस संचार को सक्षम बनाने में गैलियम नाइट्राइड की अहम भूमिका है। और डी, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने के लिए गैलियम नाइट्राइड के बाद सिलिकॉन को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ माना जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने के लिए गैलियम नाइट्राइड के बाद सिलिकॉन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें असत्य कथन बताना था, तो ये इसका असत्य कथन हो गया। व्याख्या के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में सुर्खियों में रहे श्वेत फास्फोरस, कौन सा? श्वेत फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्वेत फास्फोरस मोम जैसा एक धात्विक पदार्थ होता है जिसमें से लहसुन जैसी गंध आती है। यह काफ़ी प्रतिक्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह जलने लगता है, यानी कि ये एक ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ज्वलनशील पदार्थ है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 83, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाली नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन यानी निधि पहल का उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, सफल स्टार्टअप में विचारों और नवाचारों का पोषण करना, संयुक्त उद्यम में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विदेशी सहायता को प्रोत्साहित करना, डी, पाठ्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आपको शिक्षण संस्थानों को सशक्त बनाना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि स्टार्टअप में विचारों और नवाचारों आधारित विज्ञान प्रौद्योगिकी संचालित का पोषण करना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 84 की ओर आते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM में एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिसमें 1000 से अधिक उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग सुविधाएं शामिल हैं। परम शिवाय स्वदेशी रूप से बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है जो IIT BHU में स्थापित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2 सही है, यानी भारत का सबसे पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया सुपर कंप्यूटर परम शिवाय है जो IIT BHU में स्थापित किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप व्याख्या का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 85, स्विफ्ट केवल संदेशों का वाहक है, या ना तो फंड रखता है और ना ही ग्राहकों की ओर से खातों का प्रबंधन करता है और ना ही यह वित्तीय जानकारी को निरंतर आधार पर संग्रहित करता है। स्विफ्ट संदेशों में 3 शीर्षलेख, संदेश सामग्री, एक टेलर सहित डेटा के 5 ब्लॉक होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है? तो सही है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 86, बाघों की जनसंख्या के चरम घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाघों की आबादी का चरम घनत्व शिकार के आधार और मानव हस्तक्षेप जैसे मानदंडों पर निर्भर करता है। उत्तर मध्य पश्चिमी घाट जैसे बांदीपुर बाघ अभयारण्य की तुलना में सुंदरवन में बाघ की वहन क्षमता प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाघ की संख्या अधिक है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87, फार्मिंग एज ए सर्विस
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फॉस वैश्विक खाद्य की कमी को समस्याओं को हल करने के लिए टिकाऊ खाद्य उत्पादन में वृद्धि प्रदान करता है। फॉस मॉडल सभी पार्टियों यानी किसानों, कृषि उपकरण निर्माताओं, सहकारी और सरकार पर को एक ही मंच पर लाते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में सुर्खियों में रहे पंड्रेथन मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करिए। पंड्रेथन मंदिर श्रीनगर में स्थित 8वीं शताब्दी का एक विरासत स्थल है। झेलम नदी के पास स्थित ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1। व्याख्या के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में सुर्खियों में रही वाहिनी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है। पश्चिम बंगाल सरकार इस बार के वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों के स्कूल छोड़ने की समस्या में कमी लाना है। इस योजना के तहत माध्यमिक और वरिष्ठ विद्यालय जाने वाली लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान किया जाएगा। देश में ऐसी पहली बार होगा कि कोई राज्य कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को योजना के तहत कवर करेगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि पश्चिम बंगाल इसकी घोषणा करने नहीं जा रही है, जबकि इसकी घोषणा की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 90, 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनएचपी स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने के लिए तर्क देता है। यह केंद्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर के निर्माण के लिए कहता है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन, तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि कोई नहीं। इसकी व्याख्या, एनएचपी स्वास्थ्य सरकारी खर्चों को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने के लिए तर्क देता है। यह राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन, न कि केंद्र में, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका खर्च कितना होगा स्वास्थ्य में? 2.5%, और ये राज्य में स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर की स्थापना करने का आह्वान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के तहत उचित प्रतिबंधों के लिए आधार है? राज्य की सुरक्षा, धार्मिक भावनाएं, मानहानि, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि आपके पास राज्य की सुरक्षा, मानहानि, शालीनता या नैतिकता और अदालत की अवमानना के उचित प्रतिबंधों के लिए इसका अनुच्छेद 19 को आधार बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, ये स्वदेशी लॉन्च वाहन विकसित करने वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं। साथ में ये अंतरिक्ष में 30 से अधिक पृथ्वी अवलोकन सूक्ष्म उपग्रहों के एक नक्षत्र को स्थापित करने का लक्ष्य रख रहे हैं। ये स्पेसएक्स द्वारा समर्थित हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1। ये जो है स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस भारत में 2 निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं। ये कौन कौन से हैं? निजी स्टार्टअप हैं जो अंतरिक्ष यानी स्पेस के क्षेत्र में काम करते हैं। तो सबसे पहला है स्काई रूट और दूसरा अग्निकुल कॉस्मोस। एक अन्य स्टार्टअप भी है जिसका नाम पिक्सेल का लक्ष्य 2030 तक पृथ्वी अवलोकन सूक्ष्म उपग्रहों का स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में सुर्खियों में रहा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत
कार्य करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि ये वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसमें शेयर पूंजी 5,000 रुपये और चुकता पूंजी शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों की अवशेष भूमि भवन को संपत्ति को मुद्रीकरण करने का काम करेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 94, यूरोपीय नाभिकीय संगठन अनुसंधान संगठन CERN के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? CERN कण भौतिकी की विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। भारत 2002 से CERN का एक पर्यवेक्षक देश है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूडाइस प्लस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यूडाइस प्लस रिपोर्ट शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सी, यूडाइस प्रणाली को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने साल 2018-19 में विकसित किया था। डी, इस बार की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 सत्र में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़ाकर 55 करोड़ हो गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक इसको जो है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या 55 करोड़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में शुरू किए गए डोनेट ये पेंशन पहल का क्या उद्देश्य है? घरेलू कामगार जैसे कि ड्राइवर, हेल्पर आदि के पेंशन प्रीमियम योगदान के दान को आसान बनाना, विकलांगों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना, सी, शहरी गरीबों के लिए बेहतर लाभ के साथ पेंशन सुविधा, और डी, शहीद सैनिकों के परिवारों को कल्याण के लिए इच्छुक लोगों द्वारा पेंशन दान को आसान बनाना। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी घरेलू कामगार जैसे कि ड्राइवर व हेल्पर आदि के लिए पेंशन प्रीमियम योगदान को आसान बनाना है। क्वेश्चन नंबर 97, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र ने भारत के सकल मूल्यवर्धन में लगभग 20% का योगदान दिया है। भारत में सूक्ष्म वित्त उद्योग का सकल ऋण पोर्टफोलियो 25 ट्रिलियन डॉलर है। कितना है? 25 ट्रिलियन डॉलर रुपए है। इसमें से आपको सही कथन चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, यानी कि राष्ट्रीय परिषद के एक अध्ययन यानी अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में भारत में सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए का लगभग 2% योगदान है, जबकि 18-19 में पूरे वित्तीय क्षेत्र का कुल लगभग 5.5% था। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के अनुसार 2012 और दिसंबर 2021 के बीच उद्योग का सकल ऋण पोर्टफोलियो 17,264 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.51 ट्रिलियन रुपए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 98, जंगल की आग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूर्वोत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों के वन आग के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र हैं। भारत में मार्च और अप्रैल के दौरान जंगल की आग की सूचना सबसे अधिक मिलती है, जब ज़मीन में बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ी, लॉग, मृत पत्तियां, स्टंप, सूखी घास और खरपतवार होते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि सभी सही हैं। ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार ये बताया गया कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में आग लगने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 99, ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ईंधन सेल प्रौद्योगिकी स्वच्छ तरीके प्रभावी ढंग से बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर करती है। ईंधन सेल वाहन परिवहन के सबसे अच्छे साधनों में से हैं, क्योंकि ये कोई ग्रीन गैस हाउस गैस का उत्सर्जन
नहीं करते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मौद्रिक नीति अकाउंटिंग का भाग नहीं है? रेपो दर, बैंक दर, उपकर, ओवन मार्केट ऑपरेशन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी उपकर जो है वो मौद्रिक नीति अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है। मौद्रिक नीति के 2 उपकरण होते हैं, राजकोषीय व्यय कर तथा राजकोषीय व्यय होते हैं। एक कर सरकार को पैसा खर्च करना है तथा कितना पैसा व्यक्तियों को खर्च करना है को निर्धारित करके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जैसे कि शेष।